जय हिंद दोस्तों, इंडिया तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आगामी बीपीएससी परीक्षाओं बीपीएससी की 67वीं, 68वीं, 69वीं और 70वीं बीपीएससी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, बिहार स्पेशल, करेंट और साइंस, ये सभी विषयों की जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी को आपके पास लेकर आएंगे और सभी का डिटेल में आपसे करवाएंगे, जहाँ से बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए देर ना करते हुए हम आपको इतिहास की तरफ ले चलते हैं और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज के इस क्लास में हम इतिहास शुरुआत कर रहे हैं और जानेंगे कि इतिहास की शुरुआत कैसे और कहाँ से करते हैं। तो इतिहास के जनक सबसे पहले हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने अपनी एक पुस्तक हिस्टोरिका लिखी थी, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम इतिहास के बारे में बताया था। तो हिस्टोरिका वो कौन सी, कहाँ से रिलेटेड है? इतिहास से संबंधित है और इसके लेखक हैं हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। इतिहास को हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। इतिहास को हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। वे कालखंड कौन कौन से हैं? तो एक बार देख लीजिए। इतिहास को हम 3 कालखंड में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये 3 कालखंड हैं जिन्हें हम इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को बांट कर इन्हीं 3 कालखंडों में पढ़ते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या क्या है। प्राग ऐतिहासिक क्या है, आदि ऐतिहासिक क्या है और ऐतिहासिक क्या है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड है जिसका लिखित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्राग ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब आप कहिएगा कि फिर इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें उत्खनन या खुदाई से प्राप्त जो भी अवशेषों हैं उनसे हमें इसके बारे में जानकारी होती है। तो आपको बस सिंपली ध्यान रखना है कि प्राग इतिहास इतिहास का वह कालखंड है, प्राग इतिहास इतिहास का वह कालखंड है जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसकी जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको हम बता दें कि पाषाण काल, पाषाण काल का हमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसकी जानकारी हमें खुदाई से प्राप्त अवशेषों से हुई है। दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? तो इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इतिहास का वह कालखंड, ध्यान रखिएगा, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। वो भाव चित्रात्मक है या वह लिपि इस तरह की है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसे हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की लिपि उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में किसको रखेंगे? तो ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं, इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा चुका है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा चुका है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि वैदिक काल और वैदिक काल के बाद का इतिहास। तो आपको इन तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो प्रागैतिहासिक, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है तो आदि ऐतिहासिक, और उपलब्ध है और पढ़ा भी जा चुका है तो उसे ऐतिहासिक काल में हम रखते हैं। तो ये तीनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिएगा तो प्रागैतिहासिक में पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता और ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता आता है। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम पाषाण काल से शुरुआत करेंगे। पाषाण काल पढ़ने के बाद हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे और सिंधु सभ्यता जानने के बाद हम वैदिक साहित्यिक इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद वैदिक चलेंगे। फिर आपको चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह आ जाएंगे और वहाँ से आप ऑलरेडी जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाषाण युग से। पाषाण काल में को हम अलग अलग युग में भी बांटते हैं। जैसे पाषाण काल को हम ऑलरेडी इसको 4 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इतिहास में शुरू किया पाषाण काल, और पाषाण काल को हम 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। तो पाषाण काल में सबसे पहले जो है 4 भाग देख लेते हैं। तो पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल का ही कुछ हिस्से को हम ताम्र पाषाण काल में रखते हैं। जब तांबे की खोज हो गई तो उसे हम नव पाषाण काल का ही ताम्र पाषाण काल युग कहने लगे।
अब इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन आपको सभी ध्यान नहीं रखना है। आपको हमने पहले बताया कि हमने बीपीएससी को ध्यान में रख के बनाया। बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बिहार रिलेटेड पूछती है, जो कि बिहार स्पेशल भी आपको हम पढ़ाएंगे, तो आपको एंशिएंट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए 4 कालखंड। कौन से? पाषाण काल को हम 4 भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा भाई? पाषाण काल को 4 भाग में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण काल। अब एगेन हम पूरा पाषाण को भी 3 भाग में, मध्य पाषाण को 3 भाग में, नव पाषाण को 3 भाग में और ताम्र पाषाण को भी 3 भाग में बांटते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पाषाण काल को हम 4 भागों में बांटेंगे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। साथ ही इसके जो डेट है उसको भी आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब आइए हम आपको बताते हैं पूरा पाषाण काल का जो है इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजिंग है। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, लेकिन आग का जो प्रयोग हुआ ना, प्रयोग की शुरुआत ये आपको नव पाषाण काल में हुई। खोज पहले ही हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित ढंग से प्रयोग आग की ये नव पाषाण काल में शुरू हुई। तो अगर आपसे आग का खोज पूछेगा तो आप पूरा पाषाण काल मानेंगे, और आग का सुव्यवस्थित ढंग से या आग का प्रयोग करना आदि मानव ने कब सीखा? तो वो नव पाषाण काल में। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव खानाबदोश जीवन जीता था। अब खानाबदोश क्या होता है? तो खानाबदोश का मतलब है सिर्फ अपने भोजन के लिए दर दर भटकता, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। इस तरह को हम खानाबदोश जीवन कहते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ और भी है, जैसे कि आग की खोज तो हो ही गया, और इसमें क्या क्या 3 पार्ट में अगर आप इसको बांट सकते हैं तो आप बांट भी सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी आपको याद नहीं होगा और फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगी, इसलिए आपको उसमें ध्यान नहीं देना है। उतना डिटेल आपको बीपीएससी नहीं पूछती है। आइए पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ और फैक्ट है जिसे हम जान लेते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो है खाद्य संग्राहक था, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। इसे हमने आपको ऊपर वाले साइड में बताया था कि जो है आदि मानव क्या था? खानाबदोश जीवन जीता था। खानाबदोश को ही खाद्य संग्रह करते, मतलब सिर्फ अपने भोजन के लिए। उस समय मतलब पूरा पाषाण काल में पशुपालन एवं कृषि अग्नि के ज्ञान का अभाव था। आपको नहीं था आग का खोज हुआ था, लेकिन अग्नि के प्रयोग का अभाव था। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। वैसे ही पशुपालन का अभाव था, कृषि का अभाव था, ये सभी नव पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में सिर्फ मानव भोजन के लिए शिकार वगैरह करता था, किसी किसी को मारकर खाता था। ये किस में होता था? सिर्फ पूरा पाषाण काल में। इस काल से संबंधित प्रथम हस्तलेख जो है, हस्त कुठार जो है 1863 में पल्लव रन मद्रास में पाया गया है। मद्रास के पल्लव रन में पाया गया है। इस जो है काल से संबंधित हस्तलेख जो है या खुदाई से जो अभिलेख मिला है, और ये प्राप्त इसने किया था? द रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को प्राप्त होता है। तो ये एक लाइन आप छोड़ सकते हैं, ये मतलब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब चलते हैं आपको मध्य पाषाण काल की ओर लिख। पूरा पाषाण काल में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत एक फेमस जगह भीमबेटका का नाम सुने होइएगा। तो भीमबेटका की चट्टान का जो चित्रकारी है, भीमबेटका जो पहाड़ी है या चट्टान है, इसकी जो चित्रकारी है ना, ये पूरा पाषाण काल की है। कौन से? भीमबेटका। तो भीमबेटका आपको ध्यान रखना है कि यह पूरा पाषाणकालीन आकृति या चित्रकारी है, सबसे प्राचीन पूरा पाषाण में ही है, ठीक है। अब चलिए मध्य पाषाण काल देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि क्रम का क्या मिलता है? थोड़ा सा आपको अवशेष वगैरह कुछ मिलता है, जिससे पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि शुरू हो गया था। हालांकि ध्यान रखना, अंत्येष्टि का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जलाना, उस समय दफनाया भी जाता था, क्योंकि आग का पूर्णतः प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ था। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मध्य पाषाण काल से आपको कुछ और चीज़ें हैं जो आपको हम अगले स्लाइड में दिखाएंगे। आइए, मध्य पाषाण काल में भी आदि मानव क्या था? शिकारी था और खाद्य संग्रह था। अब मध्य पाषाणकालीन संबंधित स्थल पूछता है, जैसे कि मध्य प्रदेश का आदमगढ़। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान का बागौर, राजस्थान का बागौर भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। वैसे ही सराय नहर राय और महदहा ये पश्चिम बंगाल में है, इससे अस्थि निर्मित उपकरण मिल रहे हैं। तो इन सभी स्थल को भी आपको ध्यान रखना है। कम से कम आपको ये 2 स्थल याद रखने हैं। कौन कौन सा?
मध्य प्रदेश का आजमगढ़ और बागौर, राजस्थान का बागौर, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसमें आपको और एक ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथ कहते हैं। पूरा पाषाण काल जो था उसमें बड़े बड़े पत्थर का उपयोग होता था, लेकिन जो मध्य पाषाण काल आया उसमें माइक्रो मतलब छोटा पत्थर यूज होने लगा, और लिथ मतलब होता है पत्थर। तो छोटे जब पत्थर यूज होने लगे कब? मध्य पाषाण काल में, इसलिए इसको माइक्रोलिथ युग भी कहा जाता है। साथ ही आपको एक और ध्यान रखना है कि मध्य बिहार में एक मध्य पाषाणकालीन स्थल क्या है, तो बिहार का पायसरा, कौन सा? पायसरा बिहार में मध्य पाषाणकालीन स्थल है या मुंगेर में स्थित है। कहाँ? मुंगेर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार के मुंगेर में एक पायसरा नामक जगह है जहाँ से मध्य पाषाणकालीन वस्तुएं या अवशेष पाए गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये था जानकारी आपको मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में हमने क्या क्या सीखा? इसमें अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ था। इससे संबंधित जो स्थल थे आजमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान का बागौर, सराय नहर और महदा जहाँ से अस्थि निर्मित उपकरण मिले हैं। आपको बस आजमगढ़ और बागौर वाला याद रखना है, यही दो से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आता है नौ पाषाण काल। तो आइए हम चलते हैं नौ पाषाण काल की ओर। अभी तक जो हमने पढ़ा उन सब में अगर कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है तो वो नौ पाषाण काल के हैं, क्योंकि इसमें आदि मानव ने बहुत सारे नए नए इन्वेंशन आविष्कार किए और बहुत फिर मानव क्या हो गया? अस्थायी जीवन शुरू किया। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले नौ पाषाण काल में मानव ने अस्थायी आवास शुरू किया। अस्थायी आवास के लिए उन्होंने जब से घर गिरफ्तारी के लिए कुत्ता को पाला, और फिर कृषि, अगर आप अस्थायी रहना शुरू करिएगा तो कृषि आपको एक ऑटोमेटिक आपको कृषि करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अस्थायी का तभी आप रहिएगा जहाँ पे आप कुछ उगा सके और है। साथ ही नौ पाषाण काल में मनका और पहिया की खोज। मनका क्या होता है? मनका एक बर्तन होता है, जैसे कि अभी तो घड़ा से जो छोटा वाला घड़ा का जो ढक्कन आप समझ सकते हैं, शुरुआत तो ढक्कन से ही हुआ होगा, तो जो घड़ा का ढक्कन होता है उसी को आप मनका मान सकते हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ है कि जो नौ पाषाणकालीन बर्तन थे ये आपको लाल रंग के थे, लाल या गेरुआ बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कृषि आपको अलग से हम बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। अस्थाई आवास, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मानव ने सबसे पहले कब अस्थाई रहना शुरू किया या अस्थाई आवास बनाना शुरू किया, तो वो नौ पाषाण काल में। मानव ने पशुपालन शुरू किया तो नौ पाषाण काल में। कृषि की खोज हुई तो नौ पाषाण काल में। मनका की खोज हुई नौ पाषाण काल में। पहिया की खोज हुई नौ पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग किया गया सबसे पहला हथियार तो वो था कुल्हाड़ी। अब इसकी खोज आपको पूरा पाषाण काल में हो गई थी। कुल्हाड़ी की खोज जो है पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी, लेकिन उस समय पत्थर की कुल्हाड़ी मानव यूज करता था। लेकिन ताम्र पाषाण काल में जब तांबे की खोज हो गई तो पहला धातु तांबा ही खोज हुआ था, और जब तांबे की खोज हो गई तो आदि मानव ने तांबे के कुल्हाड़ी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको इन चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला धातु जो आदि मानव ने प्रयोग किया वो तांबा था। सबसे पहला हथियार कुल्हाड़ी था, या पत्थर का कुल्हाड़ी बोल सकते हैं, या पत्थर का। ठीक है, ये हथियार पहला हो जाएगा कुल्हाड़ी। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहला हथियार तो हो ही गया कुल्हाड़ी। अब देखिए, ताम्र पाषाण काल को एक और नाम से जानते हैं। ताम्र पाषाण काल को हम कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। कौन सा? कैल्कोलिथिक, कैल्को। तांबा को हम कैल्को भी बोलते हैं, और लिथिक मतलब पत्थर। तो तांबा और पाषाण मिलकर के ताम्र पाषाण काल हो गया या कैल्कोलिथिक हो गया। ठीक है, तो ये चौथा है ताम्र पाषाण काल, जिसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ताम्र पाषाण काल को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल नौ पाषाण काल का ही एक पार्ट है जिसमें तांबा का उपयोग आदि मानव ने शुरू कर दिया, तांबा का हथियार उपयोग करना, तो इसीलिए इसका नाम ताम्र पाषाण काल रख दिया गया। ताम्र पाषाण काल में आपको इतना ही याद रखना है कि इसे कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तांबा की खोज इसी युग में हुई, ताम्र पाषाण काल, इसीलिए इसका नाम ताम्र पाषाण काल रख दिया गया। और यह तांबा मानव द्वारा खोजी गया पहला धातु था। आपको हमने बताया कि नौ पाषाण काल के बारे में आपको थोड़ा सा अलग से हम बताएंगे। इसमें देखिए, हमने आपको अस्थायी आवास बता दिया, पशुपालन, कृषि, मन का पहिया बता दिया। ठीक है, सबसे पहले अब खेती के बारे में चलते हैं। ये तो हो गया खेती। खेती में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। देखिए, सबसे पहली खेती 7000 BC पूर्व, 7000 BC मतलब बैक टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर ऑफ जब बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट होता है, BC का मतलब
अब ये समय सबसे पहली खेती सुलेमान और कीर्था पहाड़ियों के मध्य हुई थी, जहाँ जौ और गेहूं की खेती हुई थी। इसे आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहली खेती 7000 BC पूर्व सुलेमान एवं कीर्था पहाड़ी के बीच, जिसे मेहरगढ़ में वहीं स्थित है। लेकिन यह पहले था, क्या था यह? पहले था। अभी चेंज हो गया है, क्योंकि अभी भारत के यूपी में भी कहाँ? आपको लाहुरा दे में 9000 BC, मतलब इससे भी पुराना। ये 7000 BC आपको क्या है? जौ और गेहूं की खेती। लेकिन चावल की खेती पहले से देखिए, पहले वाले हम बता देते हैं आपको। पहले 700 BC पूर्व सुलेमान और कीर्था पहाड़ी के बीच मध्य, मतलब इसी के बीच जौ और गेहूं की खेती हुई थी। कहाँ पे? आपको मेहरगढ़ में। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में, ठीक है। और चावल का खेती हुआ था भारत में कोल्डिहोवा में, यूपी के कोल्डिहोवा में। लेकिन अभी चावल का खेती हो गया आपको कोल्डिहोवा, ठीक है। अभी प्राचीन काल, अभी मॉडर्न, मतलब अभी बहुत हाल ही में यूपी के लाहुरा दे में 9000 BC पुराना चावल की भूसी की खोज हुई। तो चावल की भूसी तभी आएगी जब चावल होगा, मतलब कि चावल का खोज हुआ है 9000 BC पूर्व। तो ये देखिए, इस 7000 पूर्व कौन सा था? मेहरगढ़। लेकिन इससे भी पुराना कौन सा आ गया? लाहुरा देव। तो इस तरह से सबसे प्राचीन खेती कौन सा हो जाएगा आपका? लाहुरा देव। तो बीपीएससी अगर पूछता है तो आपको लाहुरा देव ही देना है। लेकिन अगर ऑप्शन में लाहुरा देव नहीं रहता है तो आप मेहरगढ़ लगा सकते हैं। कोल्डिहोवा तो 2 नंबर पे आता है। अब इस तरह से चलिएगा तो 1 नंबर पे लाहुरा देव, 2 नंबर मेहरगढ़ और 3 नंबर पे कोल्डिहोवा। लाहुरा देव से भी चावल मिला है, मेहरगढ़ से जौ और गेहूँ मिला है, कोल्डिहोवा से भी चावल मिला है। आइए हम आपको नवपाषाण काल की कुछ और फैक्ट बताते हैं। देखिए, कृषि में भी हमको बताते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा आएगा? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर नेपाल और बांग्लादेश, ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। देखिए, सबसे पहले लाहुरा देव भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कब का है? देखिए तो 9000 ईसा पूर्व। और मेहरगढ़ पाकिस्तान गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कब है? 7000 ईसा पूर्व। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य क्या हो जाएगा? लाहुरा देव भारत, जहाँ से 9000 ईसा पूर्व चावल के अवशेष मिले हैं हाल ही में। लेकिन अगर लाहुरा देव नहीं रहता है तो आप किसके साथ जाएंगे? मेहरगढ़ के साथ। वहीं अगर आप चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पूछता है, अगर लाहुरा देव नहीं रहता है तो आप कहाँ चल जाइएगा? कोल्डिहोवा के साथ। लेकिन लाहुरा देव रहता है और आपको कोल्डिहोवा, अगर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पूछता है और लाहुरा देव और कोल्डिहोवा दोनों रहता है तो आपको ई ऑप्शन के साथ जाना होगा बीपीएससी में, ठीक है। अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि लाहुरा देव से सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला है, जो कि यूपी में स्थित है। अब आपको हम नवपाषाण काल से संबंधित कुछ और फैक्ट बताते हैं। लाहुरा देव जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, मेहरगढ़ जहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, और गुफा कराल कृषि एवं पशुपालन, गुफा कराल भारत का जगह है जहाँ से कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम कश्मीर में एक जगह है जहाँ से मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल एक साथ मिला है, गर्त आवास मिला है। और मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल एक साथ मिलने का मतलब है कि दोनों को एक साथ दफनाया गया था, या तो ये हो सकता है। तो गर्त आवास मिला है, गर्त आवास का मतलब हुआ जमीन के नीचे का आवास। तो अगर यहाँ से 2 ही चीज़ें निकला है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गर्त आवास कहाँ मिला है, तो कश्मीर के बुर्ज होम में। ये किस काल का है? तो नवपाषाण कालीन। इसमें मानव ने सबसे पहले क्या शुरू किया? खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग, जो कि मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि था। बुर्ज होम में गर्त आवास मिला है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है बुर्ज होम से। राख के टीले आपको मिले हैं संगन कल्लू, पीकल हिलल और उत्तरनूर से। ये आपको नहीं याद रखना है, बस बुर्ज होम वाला याद रखिए, लाहुरा देव, मेहरगढ़ और गुफा कराल वाला याद रखिए। इतना अगर आपको याद है तो बस, आपको इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अब अच्छा, बिहार में अब आप थोड़ा सा आप इसको लेके जाना पड़ेगा कि जो ये सभी थे बिहार में। तो बिहार में आपको मैंने बता दिया पहले ही कि मध्यपाषाणकालीन स्थल कौन सा था बिहार में जी? तो मध्यपाषाणकालीन स्थल था पायसरा। मध्यपाषाणकालीन था पायसरा। लिख देते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट। मध्यपाषाणकालीन था पायसरा, यह मध्यपाषाणकालीन स्थल है बिहार में। अब आता है नवपाषाणकालीन। नवपाषाणकालीन में आपका कौन कौन सा आएगा जी? नवपाषाणकालीन में आपका आएगा ये चिरांद, छपरा का चिरांद जो है आपका नवपाषाणकालीन स्थल है। तो चिरांद छपरा का हो गया, या सोनपुर साइड में भी 1-2 जगह है, उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। चिरांद, छपरा, सारण,
और सोनपुर, ये तीनों जगह से 9 पाषाण कालीन स्थल मिले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये हो गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आपने जाना आग की खोज हुई, लेकिन प्रयोग नहीं जानता था आदि मानव। इस समय आदि मानव खानाबदोश था। ये हो गया भीमबेटका चित्रकारी, पूरा पाषाण कालीन था। अब चलिए हम कुछ पुरातत्व से संबंधित जो मॉडर्न में कब हमारा खोज शुरू हुआ, इस संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले भारत में खुदाई कब शुरू हुआ, तो 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को इन्हीं के समय में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया। इन्हीं को मतलब कि किनको, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारत का सर्वप्रथम सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, और इन्हीं को भारत का पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आया, ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले तो 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। तो ये हो गया पुरातत्व सर्वेक्षक। सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय था। 1861 में कैनिंग था। आपको पता है कि वायसराय 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में वायसराय का पद आ गया था भारत में, तो 1858 से कैनिंग ही था। ठीक है, दूसरा है 1863। 1863 में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले 1861 में गठन किया गया, किसके अध्यक्षता में, तो अभी हमने आपको पढ़ा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। 1863 में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। 1871 में सबसे पहले पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। किसके समय में, मेयो के समय में। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन कब किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन 1871 में किया गया, और सरकार के ने एक विभाग के रूप में पुरातत्व या प्राचीन जो संरक्षण था या सर्वेक्षण था, इनका खोज एक विभाग के रूप में कब गठित हुआ, 1871 में। किसके समय में, तो लॉर्ड मेयो के समय में। मेयो से आप ध्यान रख सकते हैं, इसके समय में जनगणना भी पहली बार शुरू हुआ था। उसके बाद है 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व संरक्षण विभाग को एक केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व संरक्षण का नाम दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण का गठन कब किया गया, 1901 में। इस समय लॉर्ड कर्जन क्या था, भारत का गवर्नर था या वायसराय था, वायसराय ही उस समय आया था। और इसका जो हेड बनाया गया प्रथम, वो जॉन मार्शल को बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, जॉन मार्शल को हेड बनाया गया 1901 में, और भारतीय पुरातत्व संरक्षण का स्थापना किया गया 1901 में। तो ये आपका इस तरह से इतिहास पूरा हो जाता है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब आपको इस टॉपिक से बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा है, आइए वो करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको हमने बताया कि कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो प्राचीन के अनुसार आपको मेहरगढ़ से, और नया में अगर पूछता है तो देखिए ये 2018 में पूछा हुआ है, लेकिन इसमें लाहौरा दे ऑप्शन में नहीं है, तो आप किसके साथ जाइएगा, मेहरगढ़ के साथ, क्योंकि बीपीएससी भी यही मेहरगढ़ माना था। ठीक है, लेकिन अगर आप ई ऑप्शन भी लगाए रहते तो आपको ये बीपीएससी को देना पड़ता है कि हाँ लाहौरा देव भी क्या है, अभी हाल ही में इसे खोजा गया है और ये 9000 लेकिन अगर मेहरगढ़ दिया हुआ है, मेहरगढ़ नहीं रहता तो आप लाहौरा देव के साथ जाते। ठीक है, लेकिन अगर दोनों दिया रहता तो फिर ई ऑप्शन हो जाता। तो अभी इस क्वेश्चन के वर्तमान हिसाब से लाहौरा देव होगा, लेकिन 2018 के हिसाब से यह मेहरगढ़ माना गया था। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो आपको हमने बताया कि कैल्कोलिथिक युग किसको कहते हैं और माइक्रोलिथिक युग किसको कहते हैं। माइक्रोलिथिक युग कहते हैं किसको, जब छोटा पत्थर यूज होने लगा, अर्थात मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथिक कहते हैं, और कैल्कोलिथिक, कैल को हम तांबा को कहते हैं, लिथिक हम पत्थर को कहते हैं। तो कैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण युग को हम कैल्कोलिथिक युग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा,
कैल्कोलिथिक युग, ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। और देखिए नव पाषाण का दूसरा कोई खास ऐसा नहीं नाम है। ताम्र पाषाण का है कैल्कोलिथिक और माइक्रोलिथिक है मध्य पाषाण काल का। ठीक है, लौह युग कोई नहीं जाना जाता है। लौह युग आपको वैदिक सभ्यता में आप जाइएगा तो उस समय लोहा का सबसे पहले प्रचलन शुरू हुआ था। तो इस तरह से हमारा एंशियन हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। आइए आपको हम एक शॉर्ट में बता देते हैं, हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार शॉर्ट में। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। प्रागैतिहासिक जिसका लिखित स्रोत नहीं है, जिसका लिखित स्रोत है पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक जिसका लिखित स्रोत है और पढ़ा भी गया है उसे ऐतिहासिक बोलते हैं। अच्छा, अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण के बारे में हमने पढ़ा। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गया था, लेकिन मानव ने उसका प्रयोग नहीं सीखा था। मानव इस समय खानाबदोश था। इस समय और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि भीमभट्ट का चित्रकारी भी इसी समय में थी। मध्य पाषाण काल की बात करें तो अंत्येष्टि कार्यक्रम इसमें हुआ था। इससे संबंधित आदमगढ़ मध्य प्रदेश का और राजस्थान का बगौर इससे संबंधित स्थल है, जहाँ से पशुपालन की भी साक्ष्य मिले हैं। बिहार में मध्य पाषाण के स्थल की बात करें तो पायसरा मुंगेर था। नव पाषाण काल में आपको मैंने बताया कि अस्थायी आवास पशुपालन कुत्ता। पशुपालन में सबसे पहला पशु था कुत्ता ही, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पाला गया पशु कुत्ता था। सबसे पहला उपयोग किया गया धातु तांबा था। सबसे पहला हथियार कुल्हाड़ी था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कृषि का जो खोज नव पाषाण काल में, मनका का भी खोज नव पाषाण काल, पहिया का खोज नव पाषाण काल। जितने महत्वपूर्ण खोज है ये नव पाषाण काल में हुए, लेकिन आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में और उसका प्रयोग नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल कहीं दूसरे भाग का है, हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं, जब हमें तांबा का उपयोग किया जाने लगा। वैसे ही नव पाषाण काल में हमने कृषि देखा था। सबसे पहले कृषि सुलेमान कृतक पहाड़ी के बीच मेहरगढ़ में हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान समय में लाहुरा देव हो गया है। कौन सा? लाहुरा देव। तो आपको इसे ध्यान रखना है। और उसके बाद हमने इसको डिटेल में बताया और फिर क्वेश्चन जो था कराया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। कोई आप टॉपिक पे क्वेश्चन वगैरह चाहते हैं या कोई और भी टॉपिक चाहते हैं तो उसे भी आप हमें कमेंट तौर पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में आपको सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तब तक के लिए जय हिंद।